गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन 6 पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, तो आज हम उसी लेसन को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम लेसन पढ़ रहे थे यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय। तो चलिए बच्चों, हम अपने लेसन को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पूर्व आधुनिक कालीन भारत में चित्रकला। भारत में 15वीं सदी में चित्रकला का एक नया दौर शुरुआत हुआ। मतलब कौन सी सदी में? 15वीं सदी में एक चित्रकला का उस समय क्या है, एक नया दौर, शुरुआती दौर शुरू हुआ। यह लघु चित्रों मतलब छोटे चित्रों का युग था, जिसमें कागज पर गहरे रंगों का उपयोग करते हुए चित्र बनाए जाते थे। क्या है, कागजों पर छोटे चित्र बनाए जाते थे, लेकिन क्या है, गहरे रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा क्या है, पूर्व आधुनिक कालीन में भारत में चित्रकला की स्थिति को बताया गया है। इन लघु चित्रों के दो तरह के प्रेरणा स्रोत होते थे। उन चित्रों के माध्यम से एक क्या है, प्रेरणा मतलब लोगों के एक सीख देने वाले स्रोत होते थे। एक तो ताड़पत्र मतलब ताड़ के पत्तों पर लिखा जाना पर बने ग्रंथों के बीच बनाए गए सरल चित्र, जिनकी पहचान उनके चटक गहरे रंग होते थे। उन ताड़पत्रों पर जो चीजें बनी होती थी वो क्या है, गहरे रंगों या चटक रंगों, जो लोगों को जल्दी से दिखाई देते या आकर्षित होते हैं, ऐसे रंगों का इस्तेमाल करके किया गया। इनमें मनुष्यों व जानवरों को हूबहू न बनाकर उसके आदर्श रूप को दर्शाया जाता था, जिसमें क्या है, चित्र 6.18 में दिखाया गया है। जैसे आप यहाँ पे चित्रों के में देख सकते हो किस तरीके से इसमें दिया है। 14वीं सदी की गुजराती जैन पांडुलिपि में बना चित्र, इसमें महावीर स्वामी के पिता को किसी से बातचीत करते हुए दिखाया गया है। इसमें उपयोग किए गए रंग और मनुष्य के चित्रण पर ध्यान दें। जिस तरीके यहाँ पे लिखावट में दिखाया गया है, आप समझ सकते, देख सकते हैं। लघु चित्रों का एक और प्रेरणा स्रोत था ईरान की लघु चित्र परंपरा। जो क्या थी, लघु चित्र की और एक प्रेरणा स्रोत क्या थी, ईरान की लघु चित्र की परंपरा। उनके द्वारा बनाए गए चित्रों को आगे बढ़ाना या उनके द्वारा बनाए हुए चित्रों को भारत में दिखाना। ईरान में कागज की हस्तलिखित मतलब हाथों द्वारा लिखी गई किताबों में वर्णित किस्सों को चित्रों से दर्शाने की प्रथा थी। जो हाथों द्वारा लिखी गई किताबें थी, उन्हें क्या है, उन्हीं किस्सों को क्या है, चित्रों के माध्यम से दर्शाने की प्रथा चली थी। यह लगभग वही समय था जब यूरोप में रेनेसां युग शुरू हुआ था। हम रेनेसां के बारे में पढ़े थे, जो पुनर्जागरण का युग था। अब आगे देखते हैं। चित्र 6.19 में ईरानी चित्रकार बेहजाद का बनाया लघु चित्र एक मदरसे में पढ़ाई। ये चित्र आकार में तो छोटे हैं, मगर इसमें लोक परिवेश व भवनों को बहुत ही बारीकी से चित्रित किया गया है। यही नहीं, इनमें मानवीय घटना और प्राकृतिक और वास्तुशिल्प परिदृश्य को बहुत ही कलात्मक तरीके से चित्रित किया गया है। लेकिन इनमें दूर और पास की आकृति को एक सी आकार में दर्शाया गया है, जो क्या है, ईरानी चित्रकार के माध्यम से दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये सबसे मशहूर चित्रकार थे बेहजाद सन 1450 से सन 1535, जिनका एक चित्र यहाँ दिखाया गया है, जो 6.19 में आप लोगों को मैं दिखा चुकी हूँ। अब आगे देखते हैं। जब भारत में मुगलों का शासन स्थापित हुआ तो उन्होंने बहुत से ईरानी कलाकारों को भारत आमंत्रित किया था। जब मुगल लोगों का शासन क्या है, भारत में चल रहा था, उस समय जो ईरानी कलाकार थे, ईरान के जो कलाकार थे, उन्हें क्या है, भारत में आने के लिए आमंत्रित किया गया, उन्हें बुलाया गया। इन कलाकारों के साथ पारंपरिक भारतीय चित्रकार भी जुड़ गए। इनके साथ क्या है, वो भी पारंपरिक रूप से भारतीय चित्रकार भी उनके साथ काम करने लगे, चित्रकार का काम। ये वे लोग थे जो चटक और विविध रंगों के उपयोग में दक्ष थे। ये क्या थे, चटक जो रंग थे, और विविध मतलब विभिन्न प्रकार के रंगों को उपयोग करने में वो बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते थे। बादशाह अकबर के समय के एक मुगल दरबारी कलाकार मिस्किन का बनाया गया चित्र देखें, जो क्या है, चित्र 6.20 में दिखाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ दिखाया गया है मिस्किन का बनाया चित्र श्री गोवर्धन धारी कृष्ण, जिसमें भगवान कृष्ण के द्वारा पर्वतों को उठाया गया है, चित्र में आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यह चित्र 6.20 महाभारत और उसके
परिशिष्ट हरिवंश पर आधारित है, जिसमें श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाए हुए और उसके नीचे शरण लिए गायों, ग्वालों व अन्य लोगों को दिखाया गया है। इस चित्र में एक जटिल दृश्य को अनेकानेक लोगों के व्यक्तिगत चित्रण के साथ पेश किया गया है। मतलब अनेका लोग, मतलब विभिन्न तरह के लोगों और जीव जंतुओं को भी वहाँ दिखाया गया है। ये लोग कोई सफल योद्धा या व्यापारी नहीं थे, बल्कि क्या थे, सामान्य ग्रामीण लोग थे, गांव में रहने वाले लोग थे, जिसमें ना तो कोई योद्धा था और ना ही कोई व्यापारी, कोई नहीं थे, बल्कि एक सामान्य लोग का चित्र दिखाया गया है। यह एक चित्र 6.21 को देखें, जिसमें बादशाह जहांगीर के समय विचित्र, जो हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं चित्रों को। नीचे बताया गया है कि विचित्र द्वारा बनाया गया जहांगीर और समकालीन राजाओं का चित्र, उस समय के राजाओं का चित्र। वैसे विचित्र ने तुर्क व इंग्लैंड के राजाओं को देखा नहीं था, लेकिन उसने उनका चित्र कैसे बनाया होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। मानक चित्रकार ने लगभग सन 1620 में बनाए। यह एक प्रतीकात्मक चित्र है, जिसमें जहांगीर के दैव रुझान को दिखाया गया है, जिसमें क्या है, जहांगीर के जो दैव रुझान, दैव जो रुचि रहती है, उसको दिखाया गया है। जहांगीर के सिर के चारों ओर सूर्य जैसा मंडल, आभा मंडल है, जो यहाँ पे दिखाया गया, आभा मंडल इसे कहा जाता है। वहाँ रेत घड़ी जैसे आसन पर बैठा है। उसके दोनों ओर यूरोपीय शैली की परियां हैं, जो परियों के रूप में दिखाया गया है। वे किसी सूफी संत को एक पुस्तक भेंट में दे रहे हैं, जबकि आटूमन सुल्तान इंग्लैंड के राजा और विचित्र खुद इंतजार में खड़े हैं। यहाँ यह जताया गया है कि जहांगीर खुद को कलजई हैं और वे बादशाहों को नहीं, सूफी और ईश्वरों के भक्तों को प्राथमिकता देते हैं, ये दर्शाया गया है। विभिन्न तरह के प्रतीकों व अतिशयोक्तियों के बावजूद इस चित्र में जो लोग दर्शाए गए हैं, उनका चित्रण बहुत यथार्थ है और उनके व्यक्तिगत हुले स्पष्ट हैं, जिसमें क्या है, उनके किस तरह के कपड़े पहने गए हैं और व्यक्तिगत रूप से उसे चित्रित के माध्यम से दिखाया गया, उन्हें प्रतीकात्मक किया गया है। अब हम आगे देखेंगे वैज्ञानिक क्रांति। मध्यकालीन यूरोप, इस्लामी देश तथा भारत में ईश्वरवाद का व्यापक प्रभाव था। ये मध्यकालीन के समय की स्थिति को बताया कि उस समय यूरोप, इस्लामी देश तथा भारत में जो ईश्वरवाद, ईश्वर के प्रति जो आस्था थी, उसका व्यापक प्रभाव दिखाया गया है, जो मध्यकालीन की स्थिति को बताया गया है। ईश्वरवादी लोगों को यह शिक्षा दे रहे थे कि अंतिम सत्य तो ईश्वर ही है, जो सर्वशक्तिमान है और उसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। मनुष्य को इस लोक में सुख प्राप्ति की जगह परलोक में ईश्वर के निकट स्थान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। उस समय जो मध्यकालीन की स्थिति थी, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से मनुष्यों को शिक्षा दी जाती थी कि वो ईश्वर की अंतिम सत्य जो था वो ईश्वर ही था, जो सर्वशक्तिमान है और पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, और मनुष्य को हमेशा इस लोक के सुख की प्राप्ति की जगह परलोक में ईश्वर की प्राप्ति की ओर हमेशा प्रयास करना चाहिए। इस विचारधारा के चलते भौतिक दुनिया के अध्ययन को बहुत महत्व दिया गया और यहाँ तक माना गया कि ऐसा करना धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध है। इस कारण मध्यकाल में वैज्ञानिक अध्ययन प्रभावित हुआ। जो क्या था, इस समय क्या है, इस स्थिति में बताया कि विचारधारा, लोगों की जो विचारधारा, भौतिक दुनिया के अध्ययन को कम महत्व दिया गया और ऐसा माना गया कि धार्मिक करना क्या है, धर्म व्यवस्था के विरुद्ध है। इस कारण मध्यकाल में वैज्ञानिक अध्ययन प्रभावित हुआ। फिर भी यह वैज्ञानिक चिंतन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। जो वैज्ञानिक चिंतन थी वो समाप्त नहीं हुई। साथ ही साथ क्या हुआ, मध्यकाल में विशेषकर क्या है, इस्लामिक देशों में वैज्ञानिक खोज चलता रहा, लेकिन इस्लामिक जो देशों में जो वैज्ञानिक खोज थी वह चलता ही रहा। हमने पहले देखा था कि किस प्रकार अरब दार्शनिकों ने चीन और भारत के वैज्ञानिक और गणित साहित्य का अध्ययन और अनुवाद किया था। इसके बारे में हम
पिछले पेज में देखे पढ़े भी हैं कि किस तरीके से भारत में जो दूसरे देश के लोग थे उन्होंने किस तरीके से यहाँ के विज्ञान को, यहाँ के गणित साहित्य को अनुवाद करके उसे समझा। भारतीय गणित को और खासकर स्थानीय मान आधारित संख्या पद्धति को उन्होंने अपनाया था। चीन के कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार जैसे बारूद का छापाखाना और चुंबक को भी उन्होंने बनाया। अब अरब विचारकों ने चीनी और भारतीय खगोलशास्त्री द्वारा की गई तारों, ग्रहों आदि के चलन की गणना को आगे बढ़ाया। उनके द्वारा रचे ग्रंथ विभिन्न तरीकों से यूरोपीय के वैज्ञानिकों तक पहुँचे। इस तरीके से तरह तरह के जो देश थे उन्होंने खगोलशास्त्री द्वारा, जैसे यहाँ बताया गया कि चीन और भारतीय खगोल शास्त्रियों द्वारा दी गई तारों और ग्रहों के जो चलन, उनकी चलने की जो क्रिया है उसको गणना करके उन्होंने बताया। उनके द्वारा रचे गए विभिन्न तरीकों से जो यूरोपीय वैज्ञानिकों को यूरोप के जो वैज्ञानिक थे उनके तक उन्होंने पहुंचाया। इस तरह अरबी वैज्ञानिकों ने भारतीय और चीनी विज्ञान को यूरोप तक पहुंचाने का काम किया। अब आगे देखते हैं, जब यूरोप में प्राचीन यूनानी और लैटिन साहित्य का अध्ययन फिर से प्रारंभ हुआ तो उन्होंने यूनान के वैज्ञानिक साहित्य के अध्ययन के साथ अरब ग्रंथों का भी अध्ययन किया। जिस तरीके उन्होंने से यूनान और लैटिन साहित्य का अध्ययन को फिर से उन्होंने उजागर किया, शुरू किया, तो उन्होंने क्या है, यूनान के जो वैज्ञानिक साहित्य उस अध्ययन के साथ उन्होंने अरब के ग्रंथों का भी अध्ययन करना शुरू किया। उन्हीं दिनों यूरोप के नाविक भारत और चीन पहुंचने के नए समुद्री मार्ग खोज रहे थे। इसके लिए समुद्र में दूर दूर तक यात्राएं करने की जरूरत थी। समुद्र में तारों व ग्रहों की स्थिति को अवलोकन से ही यात्रा की जा सकती है। जिस तरह की है कि यूरोप के जो नाविक थे वो भारत और चीन पहुंचने के लिए मार्ग ढूंढ रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने समुद्री मार्ग में यात्रा करने के लिए क्या है, तारों और ग्रहों की जो स्थिति है उसको अवलोकन, मतलब उसे जानने समझने में यात्रा की जा सकती थी। उसके माध्यम से वो यात्रा कर सकते थे। समुद्र में रास्ता निर्धारित करने के लिए, मतलब समुद्र में जो रास्ता है उसे सही तरीके से दिशा में जाने के लिए उन्होंने क्या किया, चुंबकीय दिक्सूचक का भी उपयोग किया जाने लगा, जो दिशा बताने में मदद करती है। उन्हीं दिनों समुद्र में दूर तक देखने के लिए दूरबीन का आविष्कार हुआ। ये क्या है, दूर दूर की चीज़ों को देखने में सहायता मिलती थी। दूरबीन कांच के लेंस से बनाई जाती थी। इस तरह उन दिनों युद्ध में तोपों का उपयोग होता था, जो क्या है, युद्ध में दूर के लोगों को या चीज़ें जो भी हो देखने में उन्हें मदद करती। तो इसका इस्तेमाल उन्होंने तोपों में उपयोग करने लगे। तोप चलाने वाले के लिए यह जानना जरूरी था कि तोप को किस कोण से दागने पर गोली कितनी दूर जा गिरेगी, या तोप चलाने वालों के लिए सीखना पड़ता था, उन्हें जानकारी में होना पड़ता था। गोली के वजन, तोप के व्यास आदि का भी अध्ययन जारी था। इन सब का वास्ता वैज्ञानिक अध्ययन से था। ये वैज्ञान के द्वारा ही किया जा सकता था। अतः व्यापारियों व राजाओं की विशेष रुचि वैज्ञानिक खोजों में बनी रही। जो व्यापारी थे और राजाओं की जो रुचि थी वो वैज्ञानिक खोज में बनी रही। अब आगे देखते हैं, मध्यकालीन यूरोप में कुछ वैज्ञानिक हुए जो उनके बारे में देखेंगे। जैसे इंग्लैंड में 12वीं सदी में रॉजर बेकन, जिसने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकालने पर जोर दिया था। उन दिनों किसी भी प्रश्न का उत्तर आभास या अनुमान के आधार पर दिया जाता था। मतलब उसके है किसी भी प्रश्न को या तो आभास या फिर अनुमान था वो निकाल करके बताते थे। प्रयोग करके वास्तविकता के अवलोकन के निष्कर्ष निकालने की प्रथा नहीं थी कि उन जो भी चीज़ें हैं, जो प्रश्न है उसका सही ढंग से अवलोकन करें, उसके बाद में जांचें, परखें, तर्क निकालें। ये निष्कर्ष निकालने की प्रथा उस समय नहीं थी। धीरे धीरे बेकन के आग्रह पर कई लोग आगे बढ़े। इस तरीके से उन्हें अवलोकन करने के, प्रश्नों का अवलोकन करने, सही तरीके से जानने परखने के लिए उन्होंने लोगों को क्या किया, आगे बढ़ाया, लोगों में रुचि लाई। जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि रेनेसां काल में मानव शरीर तथा दृष्टि परिप्रेक्ष्य की ज्यामिति समझकर काफ़ी शोध हुआ था। क्या है, रेनेसां काल, पुनर्जागरण के काल में जो मानव शरीर थी उसकी संरचना को
किस तरीके से ज्यामिति समझकर काफ़ी शोध किया था, उस पर परीक्षण किया गया था। खगोल शास्त्र एक और महत्वपूर्ण अध्ययन का क्षेत्र था। मध्यकालीन विद्वानों का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। जो क्या है, मध्यकाल में जो विद्वान क्या मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी तारे, सूर्य, चंद्रमा और ग्रह पृथ्वी की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उनकी चक्कर लगाते हैं। यह धारणा मूलतः प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु की दी हुई थी। ये जो क्या है, दार्शनिक जो थे अरस्तु थी, उन्होंने ये विद्वान ने बताया था। साथ में यह भी माना जाता है कि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी सपाट है। कई मध्यकालीन खगोल शास्त्रियों ने आसमान में ग्रहों के चालों का अवलोकन किया और पाया कि इन सिद्धांतों में कुछ समस्या है। जो मध्यकालीन के जो वैज्ञानिक खगोल शास्त्री थे, वो आसमानों में ग्रहों के चाल जो परिक्रमा करने या चक्र करने की जो विधि कैसी होती है, उसका उन्होंने क्या किया, अवलोकन किया, उनके बारे में पता लगाया और उन सिद्धांतों जो थे उनकी कुछ समस्याएं भी थी। आगे देखते हैं। क्योंकि ग्रहों की चाल इन धारणाओं के अनुरूप नहीं थी। जो ग्रहों की जो चाल थी, वो जो धारणा उन्होंने बताई थी उस अनुरूप नहीं थी। इनमें से प्रमुख था पोलैंड देश का निकोलस कोपरनिकस, जन्म सन 1473, मृत्यु सन 1543। कोपरनिकस ने अपने जीवन के अंत में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उसने कहा कि ढेर सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। जो उन्होंने ये बताया, अपनी पुस्तक के माध्यम से ये बताया कि जो बहुत सारी समस्या है उसका निदान हो सकता है, उन समस्याओं का हल निकल सकता है यदि हम मान लें कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है और पृथ्वी सहित सारे ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। अगर हम मान लें कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है बल्कि क्या, सूर्य और पृथ्वी सहित सारे ग्रह उसकी क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसकी चक्र करते हैं। अब आगे देखते हैं कोपरनिकस कि ये विचार उन दिनों काफ़ी क्रांतिकारी थे। जो उनकी जो सोच थी वो काफ़ी क्रांति ला रही थी। लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पृथ्वी जो हमें स्थिर लगती है वह वास्तव में सूर्य की परिक्रमा करती है। वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जो पृथ्वी स्थिर लगती है, रुकी हुई लगती है, वह वास्तव में सूर्य की क्या करती है, परिक्रमा करती है। चर्च के अनुसार ईश्वर ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में बनाया था। उस समय चर्च के अनुसार ईश्वर ने क्या है, पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में बनाया है, केंद्र में, ताकि मनुष्य उस केंद्र में रहे जहाँ मनुष्य रहता है। इस कारण चर्च ने इन विचारों का क्या किया, विरोध किया। लेकिन फिर भी कई लोग इन विचारों को जांचने के लिए आसमान में तारों व ग्रहों की चाल का बारीकी से अध्ययन करने लगे। कुछ जो विचारक थे वो क्या है, जांचने परखने के लिए आसमान में तारों और ग्रहों की जो चाल है उसको बारीकी से अध्ययन करने लगे। इसमें से प्रमुख था टाइको ब्राहे, जिसने डेनमार्क देश में एक वेधशाला स्थापित की थी। वहाँ नए वैज्ञानिक तरीकों से अवलोकन करके ग्रहों की चाल की गणना की जाती थी। वहाँ किसके द्वारा, वैज्ञानिक तरीके के द्वारा अवलोकन करके, जांच पड़ताल करके, पता करके ग्रहों की जो चाल है उसको गणना की जा सकती थी। इन गणनाओं का गहन अध्ययन एक खगोलशास्त्री केपलर, जन्म सन 1571, मृत्यु सन 1630 ने किया और पाया कि हमें समझने के लिए यह मानना ही होगा कि सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी सहित सारे ग्रह क्या है, परिक्रमा करते हैं। उन्हें लोगों को समझने के लिए यह मानना ही होगा कि जो सूर्य के जो इर्द गिर्द, जो उसके आसपास पृथ्वी सहित सारे ग्रह क्या करते हैं, पृथ्वी सहित सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं, जैसा कि कोपरनिकस ने कहा था। लेकिन कोपरनिकस ने माना कि ग्रह एक गोलाकार पथ में परिक्रमा करते हैं। उन्होंने क्या बताया था कि जो ग्रह हैं वो गोलाकार पथ मतलब रास्ते में परिक्रमा करते हैं, जबकि कोपलर की गणनाओं के अनुसार वे गोलाकार पथ में नहीं बल्कि कैसे हैं, अंडाकार पथ में घूमते हैं। जिस तरीके की उन्होंने गोल बताया था, लेकिन जो कोपलर थे उनकी गणना के अनुसार वो गोलाकार पथ में नहीं बल्कि अंडाकार पथ रास्ते पर अपनी परिक्रमा करते हैं।
केपलर ने यह स्थापित किया कि भौतिक जगत के बारे में हम केवल विश्वासों, धर्म ग्रंथों व मान्यताओं के आधार पर नहीं बल्कि बारीकी, अवलोकन और गणना से समझ सकते हैं। हमें न केवल क्या है विश्वास या धर्म के जो मान्यता है या के आधार पर नहीं बल्कि उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए और क्या है उसकी गणना को समझना चाहिए। इसी बात को इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो जन्म सन 1564, मृत्यु सन 1642 ने आगे बढ़ाया। गैलीलियो की विशेषता यह थी कि उसने कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे और उनके उत्तर जानने के लिए प्रयोग किए और उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले। उनके द्वारा जो सवाल उठ रहे थे उनको उत्तर जानने के लिए उन्होंने क्या किया था, प्रयोगशाला में उसको निष्कर्ष निकाला। उसके आधार पर उसने बारीकी मापन, गणना को अत्यधिक महत्व दिया। उन्होंने जो मापन थी उसको और गणना को, उन दोनों को अधिक महत्व दिया और यही सब आधुनिक विज्ञान के मूल सिद्धांत बने, जो आधुनिक विज्ञान की एक सिद्धांत बनी। अब आगे देखते हैं, गैलीलियो ने नाविकों के एक नए आविष्कार टेलीस्कोप का उपयोग ग्रहों को देखने के लिए किया। ये टेलीस्कोप क्या है, गैलीलियो के नाविकों के एक नए आविष्कार थे जो क्या है, टेलीस्कोप, जो ग्रहों को देखने में उपयोग में लाया जाता है। उसने पाया कि बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों के चारों ओर कई चंद्रमा परिक्रमा करते हैं, पर सवाल था कि ये ग्रह व चंद्रमा कैसे घूमते हैं, उन्हें धक्का कौन देता है। यह समझने के लिए कि चीज़ें क्यों चलती हैं या रुकती हैं, उनके कई प्रयोग किए गए, जैसे भारी और हल्की चीज़ों को ऊंचाई में गिराकर देखना कि क्या उनके गिरने के समय में कोई फर्क है या वे एक साथ गिरते हैं। किसी चीज़ को धागे पर लटकाकर हिलाकर देखना, गेंदों को लुढ़काकर देखना कि किस कोण में और कैसे फर्श पर वे सबसे अधिक लुढ़कती है। इन सब के आधार पर गैलीलियो ने कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांतों को पाया और उसने इस बात को एक पुस्तक में प्रकाशित किया। जो गैलीलियो ने कोपरनिकस के सूर्य द्वारा कृत सिद्धांत को किस तरीके से वो करती है, कैसे घूर्णन करती है, चीज़ों को जब ऊपर फेंका जाता है तो नीचे कैसे गिरती है, वो कैसे कितने समय लेगी, इन सब चीज़ों का उन्होंने प्रश्न निकाला और उन्हें पुस्तकों में प्रकाशित भी किया। अब आगे देखते हैं, पृथ्वी की जगह सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में रखना चर्च को पसंद नहीं आया था। जो चर्च की जो बात थी वो क्या थी, पृथ्वी की जगह सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में रखना वो पसंद नहीं कर रहे थे। आगे देखते हैं कि गैलीलियो की पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया। जो गैलीलियो की जो पुस्तक थी उस पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध, उसे रोक लगा दिया गया और उस पर दबाव डाला कि वह अपने कथन को वापस लें। उन्होंने जो बोला, जो निष्कर्ष निकाला, जो उन्होंने अवलोकन किया, उसे वो वापस ले, जो बोले थे वो। आगे देखते हैं, गैलीलियो ने इस शर्त को स्वीकार तो कर लिया किंतु अपने प्रयोगों को गोपनीय तरीके से जारी रखा। वो इस बात को स्वीकार कर लिया और लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि गोपनीय तरीके से वो प्रयोग करते रहना वो जारी रखे। उन देशों में प्रकाशित किया गया पोप की सत्ता खत्म हो गई थी। जब गोपनीयता जारी रखा और उन दिनों क्या है प्रकाशित किया, जहाँ क्या थी, पोप की जो सत्ता थी वह क्या हो गई थी, खत्म हो चुकी थी। अब आगे देखते हैं, गैलीलियो के विरुद्ध यह मुकदमा विश्व इतिहास में धर्मांधता और विज्ञान की मुठभेड़ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जो क्या था, जो बात छिड़ी थी, उस बात को गैलीलियो के विरुद्ध जो मुकदमा चल रहा था वो क्या है, विश्व इतिहास में क्या है, धर्म और विज्ञान के मुठभेड़ के रूप में वो क्या है, सामने आने लगी, जिसमें धार्मिक अतिवाद ने वैज्ञानिक खोज में रुकावट डालने का प्रयास किया था। यहाँ पे क्या हो रही थी कि धर्म और विज्ञान के बीच में क्या है, एक बहुत बड़ी बात छिड़ गई। इससे सत्ता या निजी स्वार्थ, सत्ता जो थी, शासन चल रही थी, निजी स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए बनाम मनुष्य की खोजी प्रवृत्ति के रूप में भी देखा जाता है इन सब बातों को। अब आगे देखते हैं, केपलर और गैलीलियो की खोज के आधार पर अंग्रेजी वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन जन्म सन 1642, मृत्यु सन 1727 ने गुरुत्वाकर्षण और खगोलीय पिंड की गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने, वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने, जो क्या है गुरुत्वाकर्षण और खगोलीय पिंड की गति के सिद्धांत को प्रकाशित किया था। इन्होंने न्यूटन के काम से एक नया युग प्रारंभ हुआ जिसमें विज्ञान का शीर्ष स्थान है। जिन्होंने न्यूटन ने
एक नया अध्याय प्रारंभ शुरू किया था, जो विज्ञान में आज भी हम अपने पुस्तक में न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस तरह पूर्व आधुनिक काल में धार्मिक पूर्वाग्रह मतलब पूर्व के से मुक्ति होकर नए विज्ञान की शुरुआत हुई। जो पुरानी सोच थी या धर्म के आधार पर थी, वो क्या है, समाप्त हुई और एक नए विज्ञान की ओर बढ़ने लगे। इस नए विज्ञान ने केवल पूर्व मान्यताओं, जो पहले की मान्यता थे, उस पर आधारित न होकर प्रयोग और क्या थी, गणितीय प्रमाण को अपना आधार बनाया। पहले क्या थी, जो पूर्व के आधार, पहले जो मान्यता थी उसको वो आधार ना मान करके अब क्या होने लगा, प्रयोग और गणित प्रमाण, गणितीय प्रमाण के आधार पर होने लगा। रेनेसां युग की शुरुआत में यह माना गया था, यह दिखाया गया 6.24 में सन 1741 में बना आइजैक न्यूटन का चित्र तथा सन 1687 में प्रकाशित न्यूटन की महान पुस्तक प्रिंसिपिया मैथमेटिका का मुख्य पृष्ठ, जो उसके शुरुआती पृष्ठ को दिखाया गया है कि ज्ञान विज्ञान के बारे में अरस्तू के विचार और तरीके ही प्रमाणित हैं, लेकिन वैज्ञानिक क्रांति के चलते यह स्थापित हो गया कि अरस्तू के कई मूल सिद्धांत और अध्ययन के तरीके कैसे थे, गलत थे। अब आगे हम देखते हैं समुद्री यात्राएं और भौगोलिक खोज। जिस समय कोपरनिकस, गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक अपनी खोज में लगे थे, उसी समय यूरोप के नाविक दूर दराज के महाद्वीपों तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्ते खोज रहे थे। क्या थे उस समय? अब क्या है, भौगोलिक खोज। किस तरीके से उन्होंने रास्ते, नए नए मार्गों की खोज की। तो इसी तरीके से जब कोपरनिकस, गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक खोज में लगे थे, उसी टाइम क्या है, नाविक जो नाव चलाने, वो दूर दूर के जो महाद्वीप थे वहां तक पहुंचने के लिए समुद्री खोज कर रहे थे। उन दिनों लोग किनारे किनारे तो समुद्र में यात्राएं करते थे, लेकिन गहरे समुद्र में कम ही यात्रा करते थे। मतलब समुद्र के जो तट वाले भाग है उनमें ज़्यादा यात्राएं होती थी और गहरे समुद्र में कम यात्राएं होती थी। इसका मुख्य कारण था कि समुद्र का कोई नक्शा ना होना जिसकी मदद से रास्ता का पता कर सके। इस कारण समुद्र में यात्रा करने के लिए एक ही उपाय था। क्या था? तारों व ग्रहों का क्या करना, अवलोकन, और उनकी मदद से पृथ्वी पर अपनी स्थिति पता लगाना और निर्धारित करना कि हम किस जगह किस स्थिति पर हैं उसके बारे में। तो इसकी पता किसके द्वारा हो सकता था? तारों और ग्रहों के माध्यम से। अब आगे देखते हैं, समुद्री यात्रा करने वाले नाविक धन की खोज में निकले थे। कई नाविक इस उद्देश्य से निकले थे कि नए देशों में ईसाई धर्म को फैलाएंगे और उससे उन्हें श्रेय और पुण्य मिलेगा। जो समुद्री नाविक थे वो नए नए धन की खोज में, अधिक धन कमाने की ओर मतलब से निकले थे, लेकिन नाविकों को इस उद्देश्य और भी थे कि वो धर्म को, ईसाई धर्म को फैलाएं और उन्हें उनका श्रेय और पुण्य मिले। तत्कालीन राजाओं ने भी नाविकों की सहायता की ताकि समुद्र में दूर तक यात्रा करके नए देश, खासकर भारत और चीन तक पहुंचने के लिए नए रास्ते खोज सके। इसके लिए लोगों ने एक दूसरे की मदद की। इन नाविकों का अनुमान था कि अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर भारत पहुंचा जा सकता है। उन्होंने क्या पता लगाया कि अफ्रीका महाद्वीप का अगर चक्कर लगाए तो हम भारत पहुंचा जा सकता है। यदि दुनिया चपटी न होकर गेंद की तरह गोल है तो पूर्वी देश तक पहुंचने के लिए पश्चिमी समुद्री मार्ग से भी यात्रा की जा सकती है, अर्थात अटलांटिक महासागर को पार करके चीन के पूर्वी भागों में पहुंचा जा सकता है। यह क्या है, समुद्री मार्ग के द्वारा अटलांटिक महासागर को पार करके क्या है, चीन के पूर्वी भाग तक पहुंचने का रास्ता पता चला। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा सन 1498 अफ्रीका तक चक्कर लगाते हुए केरल के कालीकट तक पहुंचे। किन्होंने? पुर्तगाली नाविक, जो कौन थे? वास्को डी गामा। इससे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस सन 1492 में अटलांटिक महासागर पार करके मध्य अमेरिका के द्वीपीय समूह पर पहुंचा था। ये क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा, जो 1492 में अटलांटिक महासागर द्वारा। कोलंबस को यह पता नहीं चला कि एक नए महाद्वीप पर पहुंचा था। वह यही सोच रहा था कि भारत का कोई हिस्सा है और इसे वह इंडीज और वहां के निवासियों को क्या कहा, इंडियन मानता था। बाद में एक पुर्तगाली नाविक अमेरिगो वेसुपिकी ने यह स्थापित किया कि यह एक नया महाद्वीप है। उन्होंने उसको बताया, उसी के नाम से इस महाद्वीप का नाम क्या पड़ा, अमेरिका पड़ा।
बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सब आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए कि कब किसने क्या क्या खोज की। इसके बाद वर्ष बाद एक और नाविक मैगेलन ने तय किया कि वह जहाज में पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर यह सिद्ध करेगा कि पृथ्वी कैसा है, गोल है। यह क्या किसने करा था? मैगेलन ने तय किया था। वह इस यात्रा को पूरी नहीं कर पाया और रास्ते में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन उसके अन्य साथियों ने यात्रा पूरी की। उनकी जो है रास्ते में ही मृत्यु हो गई, लेकिन जो उसके साथी थे उन्होंने इस यात्रा को पूरी की। अब यहाँ कुछ बातें बताई गई है। केरल के गणितज्ञ 14वीं से 16वीं सदी। भारत के केरल प्रांत में 14वीं से 16वीं सदी के बीच गणितज्ञों की एक विशिष्ट परंपरा थी। इस परंपरा के प्रमुख गणितज्ञ माधव, नीलकंठ, सोमयाजी, परमेश्वर, नारायण भट्टश्री आदि थे। इन गणितज्ञों ने खगोलशास्त्र और गणित से संबंधित कई नए खोज किए। इन्होंने गणित के बारे में नए नए पता लगाए थे, खोज किए थे। इनकी प्रमुख खोजों में कैलकुलस और प्रारंभिक सिद्धांत सम्मिलित थे, जिन्हें बाद में आइजैक न्यूटन ने फिर से यूरोप में खोजा और उसने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को स्थापित करने के लिए उनका प्रयोग किया। लेकिन किन्हीं कारणों से केरल ने इस गणितज्ञों को काम आगे बढ़ा नहीं सका और ना ही उनकी खोज का प्रसार हो पाया। ये केरल के गणितज्ञ के जो 14वीं से 16वीं सदी तक उन्होंने अपने सिद्धांत थे, खोज थे, उन्होंने पता करने की कोशिश की। तो बच्चों आप लोगों का लेसन 6 यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोगों का क्वेश्चन है, भारत में बुद्धिजीवियों के विकास पर जाति व्यवस्था का क्या प्रभाव रहा होगा? ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, यूरोप के मानववाद के विज्ञान में इस्लामी देशों के विद्वानों का क्या योगदान था? ये क्वेश्चन है आप लोगों का। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।